इजराइल की जिस चाल पर हमास और फिलिस्तीनियों को यकीन था, आखिर वो चाल इजराइल ने चल ही दी। इजराइल हमास के खिलाफ गजा के रफा में अपनी फौजी कार्रवाई रमजान में शुरू कर देगा, ऐसा ऐलान नेतन्याहू ने कर दिया है। इजराइल की इसी मनमानी को देखते हुए उसके दोस्त यूएस की भी हिम्मत टूट गई है और उसने बोल दिया है कि माह रमजान तक जंग बंदी की कोई उम्मीद नहीं है। अराइज न्यूज की खबर के मुताबिक नेतन्याहू ने अपनी साजिश का ऐलान आखिर कर ही दिया है। 5 दिनों की काहिरा में चली मीटिंग सिर्फ एक दिखावा थी, ये बात अब खुलकर समझ आ गई है, क्योंकि नेतन्याहू की नीयत पहले से ही साफ नहीं थी और उसने इसलिए काहिरा में अपने नुमाइंदे को मीटिंग में ना भेजकर ये इशारा दे दिया था कि वो जंग बंदी नहीं करना चाहता है। वो सिर्फ हमास पर ही इसका इल्जाम डालना चाहता था कि इजराइल तो राजी है जंग बंदी के लिए, लेकिन हमास अड़चने पैदा कर रहा है। लेकिन हमास तो खुद परमानेंट सीज फायर का मुतालबा कर रहा है। ये इजराइल और यूएस ही हैं जो 6 हफ्ते के टेम्पररी सीज फायर को लेकर अपनी जिद पर अड़े हैं। नेतन्याहू की तरफ से माह रमजान में भी जंगी कार्रवाई रफा में जारी रखने को लेकर किसी अरब मुमालिक ने अपने रद्द अमल का इजहार नहीं किया। नेतन्याहू की तरफ से इतनी बड़ी बात बोलने के बावजूद किसी अरब मुमालिक की हिम्मत नहीं हुई कि वो इजराइल की मजम्मत करता या किसी सख्त कदम के उठाने का ऐलान करता। अरब मुमालिक चुप थे और अब भी चुप ही हैं। कोई अगर बोला है तो वो तुर्की है, जिसने इजराइल के पीएम की सख्त मजम्मत की है। इस्तांबुल में सदर अर्दोगान ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को आड़े हाथों लेते हुए नेतन्याहू की बराबरी हिटलर, स्टालिन और मुसोलिनी जैसे जालिम तानाशाहों से कर डाली। हमने पहले भी अपनी खबर के जरिए आपको बताया है कि इजराइल और अमेरिका की सोची समझी साजिश के तहत गजा में जंग को जारी रखा जा रहा है, क्योंकि यूएस ने जंग शुरू होने के बाद से अब तक हजारों बमों और हथियारों को इजराइल को फरोख्त किया है। ऊपर से तो अमेरिका दिखाता है कि वो दबाव बना रहा है, लेकिन अमेरिका के इतने दबाव के बावजूद नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और जंग को जारी रखे हुए है। ऐसे इम्कान जाहिर किए जा रहे थे कि माह रमजान तक गजा जंग शायद रुक जाए, लेकिन अब ये उम्मीदें भी कम होती नजर आ रही हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने जुम्मे को वार्निंग दी है कि मुसलमानों के मुकद्दस माह रमजान तक इजराइल और हमास के बीच जंगबंदी का हो पाना बहुत मुश्किल है। जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या 5 महीने पुरानी जंग को रोकने के लिए कोई मुआहदा इतवार से शुरू होने वाले माह रमजान तक हासिल किया जा सकता है, तो उन्होंने सहाफियों से कहा ये मुश्किल लग रहा है। जो बाइडेन ने कहा कि मुझे यकीन है रमजान के करीब आने पर इजराइल के कब्जे वाले मशरिकी यरूशलेम में तशद्दुद होने के इम्कान के बारे में फिक्रमंद हूँ। उन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में भी इसी तरह की वार्निंग दी थी। माह रमजान की आमद में अब कुछ ही लम्हों का इंतजार है और ऐसे में अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ये बयान जाहिर करता है कि अभी तक उन्होंने जंग बंदी को लेकर जो भी बातें कही वो सिर्फ दिल बहलाने के लिए थी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जो बाइडेन चाहे तो उनकी एक असरदार फोन कॉल से ही जंग रुक सकती है। लेकिन अंदर खाने इजराइल और यूएस की चल रही जुगलबंदी की वजह से मासूमों का खून लगातार बहाया जा रहा है। यही वजह है कि मिलिटेंट ग्रुप हमास ने भी जंगबंदी को लेकर ना कह दिया, क्योंकि वो भी इजराइल और यूएस के पैतरों से बखूबी वाकिफ है। यूएस और इजराइल अगर वाकई जंगबंदी के हक में होते तो 6 हफ्ते के टेम्पररी सीज फायर की जगह मुकम्मल सीज फायर के लिए हामी भरते। हमास ने साफ कह दिया है कि मिलिटेंट ग्रुप जंगबंदी के लिए अपनी मांगों पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इजराइल अगर चाहता है कि उसके सारे कैदी रिहा हो जाएं, तो इजराइल को मुकम्मल तौर पर अपनी फौज को गजा से हटाना होगा। इसी सिमत में हमास की हिमायत में अब तुर्की भी उतर आया है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने इस्तांबुल में आज एक बयान में कहा कि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो हमास के साथ खुलकर बात करता है और अंकारा मिलिटेंट ग्रुप हमास की मजबूती से हिमायत करता है। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क किनारे नमाज पढ़ रहे नमाजियों को लात मारने वाले सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। साथ ही पुलिस एहलकार पर जरूरी कार्रवाई भी की गई है। इस हादसे के बाद वहां मौजूद लोग गुस्से में नजर आए। बिगड़ते माहौल के बीच इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, ताहम अब हालात मामूल पर आ गए हैं। इस हादसे को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा रुकन इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कार्रवाई की मांग की थी। वहीं जब सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया तो इमरान प्रतापगढ़ी ने फिर पोस्ट किया है। इस बार उन्होंने पुलिस एहलकार के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। इस हादसे को लेकर डिप्टी पुलिस कमिश्नर का बयान आया है। डीसीपी मीना ने कहा, वीडियो में जो पुलिस एहलकार दिख रही हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जरूरी कार्रवाई की जा रही है। इंद्रलोक के हालात मामूल पर आ गए हैं। मकामी लोगों के साथ मिलकर हमने मैसेज पहुंचाया है कि इलाके के कानूनी निजाम को मेंटेन करना है।
ट्रैफिक खुल चुका है और लोगों को समझाया जा रहा है। इस मामले पर अब जमीयत उलमाए हिंद ने वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा। इसमें पुलिस एहलकार को ड्यूटी से फारिग करने का मुतालबा किया गया। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद अरशद मदनी ने कहा कि ऐसे हादसों से आलमी सतह पर मुल्क की तस्वीर खराब होगी। ऐसी हादसे जिनमें कानून को मानने वाले लोग मुजरिम का किरदार अदा करते हैं, मुतासिर बिरादरी पर एल तवील मुद्दती बुरा असर डालते हैं। साथ ही इससे मुल्क के दुश्मनों को आलमी सतह पर मुल्क की तस्वीर को खराब करने का मौका मिलता है। मौलाना ने कहा कि हम यह कबूल करते हैं कि कानूनी निजाम को बहाल करने के लिए पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, मगर मजहबी मामलों से निपटने में एहतियात बहुत जरूरी है। कानूनी एजेंसियों को हुक्म जारी करें कि वो शहरियों की हिफाजत को तवज्जो दें, चाहे वो किसी भी मजहब के हों। मुल्क को तोड़ने वाली ताकतों के हाथों की कठपुतली बनने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल जुमे को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास असर की नमाज के वक्त ये हादसा हुआ था। पुलिस एहलकार के जरिए बदतमीजी किए जाने के बाद मकामी लोगों ने सड़कें जाम कर दी और पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर तेज हमला किया। इमरान बीते दिनों एमपी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के इंतकाल के बाद संभल पहुंचे थे। संभल में बोलते हुए उन्होंने बीजेपी पर मुसलमानों की पार्टियों से दरकिनार करने का इल्जाम लगाया। इसके अलावा यूपी में 13,000 मदरसे बंद करने की बात को लेकर एक इंतखाबी स्टंट बताया। 2024 के लोकसभा इंतखाबात के करीब आते ही सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि पार्टी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट तक देना मुनासिब नहीं समझती और उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी, एमजे अकबर और जफर इस्लाम जैसे बड़े लीडरान को कूड़ेदान में डाल दिया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। बीजेपी नफरत की सियासत करती है। वजीर आजम डरे हुए हैं, इसलिए वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। बीजेपी सिर्फ मंदिर, मस्जिद और नफरत की सियासत करती है। साथ ही उत्तर प्रदेश में 13,000 मदरसे बंद करने की बात को एक सियासी कदम बताया। महाशिवरात्रि के मौके पर मुल्क के कई इलाकों में मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश की। आपको बता दें कि झांसी में जहां शिव बारात पर फूलों की बरसात की गई, तो वहीं अलीगढ़ में एक मुस्लिम शख्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भंडारा लगाया। इस बार महाशिवरात्रि पर मुस्लिम कौम ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोई शिव बारात में शरीक हुआ तो किसी ने भंडारा लगाया। झांसी में तो मस्जिद के सामने शिव बारात पर फूल बरसाए गए और प्रसाद भी बांटा गया। बीजेपी एमएलए रवि शर्मा ने कहा कि हम 2007 से लगातार शिव बारात निकाल रहे हैं। इस बार 18वीं बार निकाली गई शिव बारात में भारी भीड़ जमा थी। उधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की तहसील अतरौली इलाके के रामघाट रोड फायर स्टेशन के पास मुस्लिम शख्स मोहम्मद नदीम और उसके साथियों ने महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों के लिए खाने पीने के इंतजाम किए। नदीम ने बताया कि मुझे खुशी है कि मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए कुछ कर पाया। महाशिवरात्रि के दिन पूरे मुल्क में मंदिरों पर भारी भीड़ देखी गई, लेकिन सबसे तसल्ली वाली बात रही कि इस साल महाशिवरात्रि बिना किसी झगड़े के गुजर गई। 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि पहली लिस्ट में 39 नाम हैं, जिनमें से सिर्फ 2 मुस्लिम हैं। लिस्ट में कांग्रेस के कई बड़े लीडर जैसे राहुल गांधी, शशि थरूर, भूपेश बघेल शामिल हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी 2024 के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ जैसे सूबों की कई सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने 2 मुस्लिम चेहरे हमदुल्ला सईद को लक्षद्वीप और शफी परमविल को वाडकरा से उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा राहुल गांधी फिर केरल के वायनाड से उम्मीदवार है। ताहम कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है उसका फोकस साउथ के सूबों पर ज्यादा है। अब देखना ये होगा कांग्रेस कितने मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाएगी। 2019 के इंतखाबात में कांग्रेस के महज 4 उम्मीदवार जीते थे। ऐसे इम्कान है कि कांग्रेस ज्यादा मुस्लिमों को उम्मीदवार नहीं बनाएगी। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवार जनरल कैटेगरी, 24 उम्मीदवार SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं। 12 उम्मीदवारों की उम्र लगभग 50 साल से कम है। कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट में केरल की 20 में से 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तिरुवनंतपुरम से 3 बार के MP शशि थरूर को चौथी बार उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल अलपुझा से मैदान में है। पार्टी ने 16 नामों में से 14 नामों को इस बार भी रिपीट किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अरुणाचल दौरे पर हैं। PM मोदी ने आज शुमाल मगरिबी रियासत में 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। इसके साथ ही PM मोदी ने सेला सुरंग का भी इफ्तिताह किया। इस दौरान PM ने खानदानियत को लेकर एक बार फिर से इंडिया अलाउंस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इंडिया इतिहाद के खानदानी लीडरान ने मोदी पर हमले बढ़ा दिए हैं और आजकल वो पूछ रहे हैं कि मोदी का खानदान कौन है। गाली देने वालों कान खोलकर सुन लो, अरुणाचल के पहाड़ों में रहने वाला हर खानदान कह रहा है ये मोदी का खानदान है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं ने जब ये मैं काम कर रहा हूं ना, तो उन्होंने
जरा मोदी पर हमले बढ़ा दिए हैं। और आजकल लोग पूछ रहे हैं कि मोदी का परिवार कौन है। कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कान खोल के सुन लो गाली देने वालों, ये अरुणाचल के पहाड़ों में रहने वाले हर परिवार कह रहा है ये मोदी का परिवार। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी लोकसभा इंतखाबात अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी मुल्क में लोकसभा का आम इंतखाबात अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाने की अटकलों को अफवाह और एक घोर फर्जी खबर बताई है। मायावती ने कहा, खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले इंतखाब लड़ने की वजह से मुखालिफ लोग काफी बेचैन लगते हैं, इसलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुजन बिरादरी के हक में बीएसपी का अकेले इंतखाब लड़ने का फैसला पक्का है। आने वाले लोकसभा इंतखाबात को लेकर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती पहले ही वाजे कर चुकी है कि वो लोकसभा इंतखाबात में किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगी। अटकलें थी कि कांग्रेस पार्टी मायावती को इंडिया इत्तेहाद में शामिल करने के लिए मना कर सकती है। ताहम उन्होंने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी के साथ मिलकर इंतखाब नहीं लड़ेगी, बल्कि अपने दम पर तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। पिंक लीगल इब्तिदा ने हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में मनाए जाने वाले आलमी ख्वातीन दिन के मौके पर एक खास सेशन का इनेकाद किया। ये दिन दुनिया भर में सभी ख्वातीन और लड़कियों के इज्जत के लिए वक्फ है। इस सेशन में मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर रिहान खान सूरी, डायरेक्टर CIE JMI, प्रोफेसर सिमी मल्होत्रा, जामिया की चीफ और कई दूसरे लोग भी मौजूद रहे। इस प्रोग्राम की मेजबानी रोशन NGO ने की। उन्होंने बताया कि पिंक लीगल इब्तिदा एक सोशल कानूनी पहल है जिसका मकसद ख्वातीन के खिलाफ पुराने रस्म रिवाजों को तोड़ना और उन्हें पॉजिटिव बदलाव के लिए ताकतवर बनाना है। इस दौरान प्रोफेसर सिमी मल्होत्रा ने ख्वातीन को मजबूती देने के लिए और खुद कफील होने पर जोर दिया। बीते दिनों हिंदुस्तान की तरफ से मालदीव के बॉयकॉट के बाद मालदीव की हालत बेहद ज्यादा खराब हो गई है। मालदीव का टूरिज्म ठप हो गया है, ये कहना है मालदीव के साबिक सदर मोहम्मद नशीद का। उनका कहना है कि मैंने मालदीव के लोगों की तरफ से माफी मांगते हुए कहा कि आप टूरिज्म जारी रखें। पिछले साल मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज्जू के इख्तिदार में आने के बाद से हिंदुस्तान और मालदीव के रिश्तों में बढ़े तनाव के बीच गुज़िश्ता रोज मालदीव के साबिक सदर मोहम्मद नशीद ने बॉयकॉट को लेकर फिक्र जाहिर की है। साथ ही कहा है कि इससे मुल्क के टूरिज्म पर असर पड़ा है। मोहम्मद नशीद ने मालदीव के लोगों की तरफ से हिंदुस्तानियों से माफी भी मांगी और कहा कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तानी टूरिस्ट उनके मुल्क में आते रहें। उन्होंने दोनों मुल्कों के बीच तनाव के बारे में मीडिया से बात की और कहा कि मालदीव के लोगों को माफ करना। मीडिया बातचीत में उन्होंने कहा कि बॉयकॉट ने मालदीव पर बहुत बुरा असर डाला है और मैं हकीकत में इसे लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे और मालदीव के लोगों को इसका अफसोस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सदर ने मीडिया से कहा, मैं अपनी छुट्टियों पर मालदीव आऊंगा और हमारी मेहमान नवाजी में कोई बदलाव नहीं होगा। साबिक सदर ने हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और कहा, मैं कल रात पीएम से मिला। पीएम मोदी ने हम सभी को मुबारकबाद दी। मैं पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हिमायती हूं और मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देता हूं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर अहाते में आवाम की समस्याएं सुनी और उनको हल करने का हुक्म दिया। सीएम योगी ने अफसरान को लोगों की परेशानियों को हल करने के लिए किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लगभग 500 लोगों की समस्याएं सुनने के दौरान अफसरान को ये हुक्म जारी किए। सीएम ने कहा, आवाम को जल्द इंसाफ मिले, ये उनकी हुकूमत की तरजीहात में है। सीएम ने लोगों के दरख्वास्तों से मुताल्लिक अफसरान को बताते हुए उनकी सभी परेशानियों का हल करने का हुक्म दिया। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत के दौरान किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। सीएम योगी ने अफसरान को गरीबों को धमकाने और लोगों की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी हुक्म दिया। उन्होंने इलाज के लिए माली मदद चाहने वालों को सरकार की हिमायत का यकीन दिलाया। इस दौरान सीएम योगी ने अफसरान को हुक्म दिया कि आवाम की परेशानियों का जल्द से जल्द हल किया जाए। इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आने वाले लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर तमाम सियासी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। ऐसे में मरकज की भाजपा हुकूमत भी हर सूबे में जाकर आवामी जलसे कर रही है। वहीं वजीर दाखिला अमित शाह बिहार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ICAR कैंपस में बीजेपी के पहले सूबे सदर कैलाशपति मिश्र की मुजस्मे की नकाबपोशी की। यहाँ उन्होंने ICAR कैंपस में बीजेपी के पहले सूबे सदर कैलाशपति मिश्र की मुजस्मे की नकाबपोशी की। उसके बाद आवाम को खिताब करते हुए अपोजिशन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने खानदानी विरासत की इज्जत की है और लालू यादव ने भी पिछड़ों के नाम पर पूरी जिंदगी अपने खानदान के लिए जिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं।
ठाकुर को भारत रत्न देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने परिवार का सम्मान किया। लालू जी भी पूरा जीवन पिछड़ों के नाम पर परिवार के लिए जिए। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। एक्टर कमल हासन की पार्टी एमएनएम द्रमुक की क़यादत वाले इत्तेहाद में शामिल हुई है। साल 2025 के राज्यसभा इलेक्शन के लिए एक सीट मुख्तस की गई है। एमएनएम बानी हासन ने चेन्नई में कहा, मुल्क के लिए द्रमुक इत्तेहाद में शामिल हुए, किसी ओहदे के लिए शामिल नहीं हुए हैं। वहीं डीएमके के साथ बैठक के बाद पार्टी जनरल सेक्रेटरी अरुणाचलन ने कहा, एमएनएम लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ रही है, पार्टी की हिमायत करेगी और तशहीर करेगी। राज्यसभा में एमएनएम के लिए एक सीट 2025 में है। इस बीच कमल हासन ने कहा, मैं और मेरी पार्टी ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हम इस इत्तेहाद की पूरी हिमायत करेंगे। हमने हाथ मिलाया है क्योंकि ये सिर्फ एक ओहदे के लिए नहीं है, ये मुल्क के लिए है। कमल हासन की पार्टी डीएमके इत्तेहाद के लिए 39 लोकसभा सीटों पर तशहीर का काम देखेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी और डीएमके में डील फाइनल होना बाकी है। दिल्ली के आकाशवाणी भवन में मौजूद रंग भवन ऑडिटोरियम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। दरअसल इस प्रोग्राम में भारतीय मुसलमान एकता का आधार के उन्वान के नाम की किताब का इजरा किया गया। इस मौके पर तमाम खास लोग मौजूद रहे। मकसद ये है कि हमारी जड़ें जो है वो एक है, हम पुरखों से पूर्वजों से एक है, हमारी तहजीब एक है, हमारी संस्कृति एक है, और भारतीय मुसलमान होने के नाते ये भारतीय मुसलमान जो है ये बात उनको समझनी होगी और जानते भी वो है कि उनका जो एकता का आधार होना चाहिए वो राष्ट्रीयता होना चाहिए। इस मौके पर आरएसएस के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर इंद्रेश कुमार ने कहा कि रमजान में गाय के दूध से रोजे का इफ्तार करें और मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम आम करें। भारतीय मुसलमान एकता का आधार राष्ट्रीयता, इस पुस्तक का आज लोकार्पण हुआ। पुस्तक के अंदर 17-18 मुस्लिम विद्वानों के लेख हैं, 10-12 मुस्लिम विद्वानों की शुभकामना संदेश है। मजहबी नफरत से मुक्त हिंदुस्तान का निर्माण करने में एक कारगर पुस्तक है, ज्ञान है, तालीम है, एक इल्म है। इसलिए इसमें से संवाद बढ़ेंगे और हिंसाएं खत्म होंगी। मौलाना उमर इलियासी ने कहा कि किताब पढ़ने से लोगों को फायदा हासिल होगा। जहाँ पर भारत और भारतीयता की बात होगी, हिंदू और मुसलमानों की जातियों से ऊपर उठकर हमें सबको भारतीय होना है। इसी भारतीय लोगों को एक होने के लिए भारत विश्वगुरु बने, इसी के संदर्भ में सब यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं और आगे एक होके चलें। जिस तरह मुसलमानों की वतन परस्ती पर सवाल उठाए जाते हैं और दूसरे मजहब के लोगों को गुमराह किया जाता है, तो ऐसे तमाम लोगों के ख्याल बदलने और दलीलों के साथ इस किताब को लिखा गया है, जिससे फैल रही नफरतों को रोका जा सके और मोहब्बत को आम किया जा सके। दिल्ली से तहजीब टीवी के लिए अब्दुल वाजिद की खास रिपोर्ट। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।